हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंजुम फ्रॉम सिविल्स डेली। आज हम लोग पर्सनालिटी न्यूज़ देखने वाले हैं और उसमें देखेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी को हमारा होता है नेशनल यूथ डे। यूथ डे इसलिए क्योंकि युवाओं के भीतर की जो शक्ति थी, जो पावर थी, उसको पहचानने का काम किया था स्वामी विवेकानंद ने। उनका एक बहुत फेमस कोट है कि अगर आप मुझे कुछ कर्मठ युवा दे दें तो मैं इस देश के भविष्य को बदलने का मानता रखता हूँ, है ना? कहने का मतलब है कि आपको 1000 या 1 लाख युवाओं की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही अगर आप उनको यूथ दे दें, तो वो इस देश के भविष्य को बदल सकते हैं। लेकिन वो कुछ करने वाले होने चाहिए, कर्मठ होने चाहिए, यानी कि उनके भीतर कुछ करने की एक इच्छा होनी चाहिए। आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा-सा नहीं ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये जो टॉपिक है ये ख़त्म कर सकें। और प्लीज़ अगर आप लोग बाहर निकल रहे हैं तो अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए। अ, ये एकदम बहुत तेज़ी से ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ आप मास्क ज़रूर लगाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और अपने गले का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट आज का यही है कि आज 12th जनवरी है और 12th जनवरी 1863 को पैदा हुए थे स्वामी विवेकानंद। असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त या नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, तो एन.एन. दत्त को बाद में स्वामी विवेकानंद नाम मिला और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। महाराजा अजीत सिंह खेतड़ी स्टेट के जो महाराजा हर अजीत सिंह थे, उनके कहने पर उन्होंने विवेकानंद नाम दिया था। कहानी ये भी है कि ये जो टर्बन, ये जो पगड़ी बाँधते हैं, ये भी महाराजा अजीत सिंह की खेतड़ी खेतड़ी के जो महाराजा अजीत सिंह थे, उन्होंने उनको एक गेरुआ कलर की ये टर्बन या फिर इसको पगड़ी जो भी आप कहें, वो पगड़ी उन्होंने उनको दी थी और उस पगड़ी को उन्होंने हमेशा बाँध के रखा और बहुत बड़ा हाथ है महाराजा अजीत सिंह का इनके इनके जीवन में। तो अगर आपको कभी समय मिले तो प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़िएगा कि किस तरीके से खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह ने विवेकानंद जी का साथ दिया था। ठीक है, तो मॉन्क थे आप जानते हैं और डिसाइपल थे रामकृष्ण परमहंस के। रामकृष्ण परमहंस की सोसाइटी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 12 जनवरी 1863 को जब पैदा हुए तो उसके बाद बचपन से तेज थे जैसी कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ सवाल उनके थे और उन सवालों को जानने के लिए, उनका आंसर खोजने के लिए उन्होंने अलग-अलग धर्मों में जाने का एक प्रयास किया। जैसे कि वो सवाल किया करते थे बचपन में। वो पूछते थे अगर ईश्वर है, यानी कि अगर भगवान है तो उसको दिखना चाहिए, ये प्रमाणित होना चाहिए, एस्टेब्लिश होना चाहिए कि वो है। और इस सवाल के लिए विवेकानंद ने ब्रह्म समाज की मेंबरशिप ली थी। लेकिन जब वहाँ पर उस उनको उसका आंसर नहीं मिला, तो उनकी मुलाकात फिर हुई रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस ने इनकी जितनी जिज्ञासाएँ थीं, इनके जितने सवाल थे, उनको शांत करने की कोशिश की और एक तरीके से पूरा ट्रेनिंग दी उनको और वो नरेंद्र नाथ से विवेकानंद बन गए। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस अब जब अपने अंतिम दिनों में थे, यानी अपनी डेथ से कुछ समय पहले उन्होंने इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और कहा था कि मेरे बाद विवेकानंद जो हैं, इन सब चीज़ों को सँभालेंगे और उन्होंने ही इनको ये जो भगवा वस्त्र वो जो पहनते हैं, जो भगवा कलर का जो ड्रेस पहनते हैं, उन्होंने ही रामकृष्ण परमहंस ने ही पहनने के लिए दिए थे। तो उनके डिसाइपल थे रामकृष्ण परमहंस के, उनके घोषित उत्तराधिकारी थे और ये जो कपड़े हैं, उन्होंने ही दिए थे और तब से वो इस तरीके से रहने लगे। इनका सबसे बड़ा योगदान माना ये जाता है कि इन्होंने हिंदू धर्म और फ़िलॉसफ़ी को वर्ल्ड रिलिजन के रूप में यूरोप और अमेरिका में जितना फैला सकते थे उन्होंने फैलाया। इसलिए कहते हैं कि ही इंट्रोड्यूस्ड इंडियन फिलॉसफीज़ ऑफ वेदांत एंड योगा टू द वेस्टर्न वर्ल्ड और उनको इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इंटरफ़ेथ अवेयरनेस और हिंदुइज़्म को वर्ल्ड स्टेज पर ले जाने का काम किया। और इसके लिए उन्होंने जिस तरीके से 1893 में शिकागो में भाषण दिया था और पहली ही लाइन बोली थी कि मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो वो जो ऑडिटोरियम था वो पूरा का पूरा कई मिनट तक तालियों से गूंजता रहा था। और ये सच बात है ना? तो उन्होंने ज़ोर देकर कहा था उस समय कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ, जिसने सभी रिलिजन्स को और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। यानी जितने भी माइग्रेंट्स हैं, जितने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ के सताए हुए लोग हैं, उनको हम लोगों ने अपने यहाँ जगह दी और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस देश से आता हूँ जहाँ पर सभी धर्म
और सभी देश के लोग एक साथ आके रह सकते हैं। जब वो ये बात कह रहे थे विवेकानंद, तब उनकी उम्र महज़ 30 साल थी। 30 साल की उम्र में वो ये बात कह रहे थे और हम 30 साल की उम्र में क्या कर रहे हैं? सोचना सोचना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से क्या-क्या करते हैं। ख़ैर कोई तुलना नहीं है, लेकिन ये है कि ये इंक्विजिटिवनेस होती है, ये कुछ सीखने का, ये कुछ जानने का जज़्बा होता है और अपनी बात रखने का तरीका होता है। आपने बहुत सारे ओरेटर देखे होंगे, बहुत अच्छे ओरेटर हैं। कई ओरेटर्स बहुत पढ़े-लिखे होते हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं। कई ओरेटर्स नाम के ओरेटर्स होते हैं, पढ़ते बहुत कम हैं, बोलते बहुत ज़्यादा हैं और एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो स्वामी विवेकानंद उन लोगों में से थे, जिनके पास बैलेंस था और जो अपने देश की इमेज को वेस्टर्न स्टेज पर रखते हुए, ये परवाह किए बगैर कि कोई क्या सोचेगा, पूरी पुरज़ोर तरीके से वेस्टर्न स्टेज पर अपनी इमेज को, अपने देश की इमेज को रखते थे। तो उन्होंने वेदांत और योगा की फिलॉसफी को पूरे वर्ल्ड तक पहुँचाया और नियो वेदांत पे उन्होंने ज़ोर दिया, प्रीच करते थे। नियो वेदांत यानी एक ऐसा इंटरप्रिटेशन हिंदुइज़्म का जिसको आप वेस्टर्न लेंस से देख सकते हैं, जहाँ पर मटीरियल प्रोग्रेस यानी जो भौतिक प्रगति है और जो स्पिरिचुअलिटी है, उसका कॉम्बिनेशन हो कि अध्यात्म तो हो ही हो, लेकिन साथ में मटीरियल प्रोग्रेस भी हो। तो इन दोनों का जो मिला-जुला रूप होगा, उसको बोला जाएगा नियो वेदांत और उन्होंने इस चीज़ पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया कि एजुकेशन जो है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी अगली जनरेशन के लिए, हमारी मदरलैंड के लिए और उन्होंने अ, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन पर ज़ोर दिया कि जो आदमी को आदमी बना सके, उसके अंदर भीतर इंसानियत पैदा कर सके। तो ऐसे ही उन्होंने एजुकेशन पर ज़ोर देने की बात कही और उन्होंने समाज सुधार यानी जो सोशल सुधार है और जो धार्मिक सुधार है, उन प्रश्नों को उन्होंने सोशल जस्टिस के साथ जोड़कर देखा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप सोशल जस्टिस के साथ समाज में क्या-क्या सुधार होने चाहिए, धर्म में क्या-क्या सुधार होने चाहिए और अगर वो सुधार होते हैं, तभी आप किसी को सामाजिक न्याय दिलवा सकते हैं, सोशल जस्टिस दिलवा सकते हैं। ये बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी। ये अलग बात है कि आज की जो पॉलिटिकल हमारी विचारधाराएँ हैं अलग-अलग, हम सब उनको अपने-अपने हिसाब से डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, कि हिंदुत्ववादी विचारधारा ये कहती है, वो ये कहती है। लेकिन विवेकानंद के बारे में सबसे ख़ास बात ये थी कि उन्होंने कभी किसी धर्म को किसी दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होने की बात नहीं कही। उल्टा उन्होंने अ, धार्मिक सहिष्णुता जिसे अंग्रेज़ी में हम बोलेंगे कि अम सभी धर्म एक समान है है ना? तो उन्होंने इसकी बात कही थी कि देयर शुड बी अ टॉलरेंस बिटवीन रिलिजन यानी रिलिजियस टॉलरेंस की उन्होंने बात कही थी कि सभी धर्मों में एक टॉलरेंस होना चाहिए और हमारे धर्म में वो टॉलरेंस है। उन्होंने अद्वैत जैसी परिभाषाएँ दुनिया को दी। अद्वैत यानी कि एक होता है द्वैत यानी डुअलिज़्म। अद्वैत यानी कि कोई 2 चीज़ें नहीं है, एक ही है यानी आत्मा-परमात्मा एक ही है, उसको हम बोलते हैं अद्वैत, इसीलिए उसमें लगा हुआ है। डुअलिज़्म, नॉन डुअलिज़्म, है ना? अद्वैत जैसी परिभाषाएँ उन्होंने सबके सामने रखी और यही वजह है कि आज के जितने राजनेता हैं, जितने सोशल वर्कर्स हैं, उनसे बहुत गहरे तक प्रभावित होते हैं। तो वो उनको 1893 की जो उनकी शिकागो की स्पीच है, उसके लिए तो उन्हें जाना ही जाता है। कहते ये भी हैं कि जब वो 1893 में जा रहे थे, तो जमशेदजी टाटा थे। टाटा जो हैं, उसी जहाज़ पर सवार थे जिसमें स्वामी विवेकानंद जा रहे थे भाषण देने के लिए शिकागो और जमशेदजी टाटा इनको मिले थे और इनसे काफ़ी देर तक बात की थी और इन्होंने कहा था जमशेदजी टाटा ने कहा था कि स्टील प्लांट वो लगाने के लिए जा रहे हैं। इस तरीके की कोई बातचीत हुई थी, मुझे पूरी कहानी अभी याद नहीं है, बहुत पहले मैंने ये पढ़ा था और आजकल न्यूज़पेपर्स में आपको ये मिल जाएगा। आप सर्च कीजिएगा जमशेदजी टाटा एंड स्वामी विवेकानंद तो आपको वो कहानी मिल जाएगी। कहानी नहीं वो मतलब फैक्ट मिल जाएगा आपको। तो इन्होंने कहा था कि अगर आपको अपने देश के युवाओं को अपने देश के भीतर ही रखना है, तो आप जो प्लांट लगाने जा रहे हैं, इट्स बेटर कि आप वो प्लांट अपने इंडिया में ही लगाएँ। तो इस तरीके की इनसे काफ़ी बातचीत हुई थी और जब जमशेदजी टाटा को पता लगा कि ये शिकागो में भाषण देने वाले हैं, तो उसको लेके काफ़ी देर तक इन्होंने चर्चा उनसे की थी। ठीक है? इनकी कुछ किताबें हैं राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तो ये याद रखिएगा। और किसने उन्होंने विवेकानंद को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था तो याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन बन सकता है दैट नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैड कॉल्ड विवेकानंद द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया चीफ डिसाइपल थे ये तो हो ही गया और उन्होंने एस्टेब्लिश किया था रामकृष्ण मिशन 1897 में 1893 में भाषण दिया था 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन को एस्टेब्लिश किया था एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कल्चर हेल्थ वुमेन एम्पावरमेंट यूथ और ट्राइबल वेलफेयर और रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए काम करती है, तो उसको बोलते हैं रामकृष्ण मिशन। 1899 में बेलूर मठ में उन्होंने एक बेलूर मठ जो है एस्टेब्लिश किया था
और वहीं पर बेलूर मठ में ही उनकी 1902 में डेथ हुई थी और बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में पड़ता है और वो रामकृष्ण मठ का हेडक्वार्टर भी है और रामकृष्ण मिशन का भी। ये सारे कोट्स हैं, ये आप चाहें तो बाद में पढ़ सकते हैं, ठीक है? सॉरी। तो विवेकानंद को जिस 1893 के शिकागो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स के लिए जाना जाता है, तो उन्होंने उसमें काफ़ी सारी बात कही थी और कहा था कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस और रिलीजन रिलीजन, है ना? ये टॉपिक उन्होंने वहाँ पर कवर किया था और उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। उन्होंने ये बात कही थी, आई एम प्राउड टू बी बिलॉन्ग टू अ रिलीजन व्हिच हैज़ टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, यानी सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकार्यता, जिसने ये 2 शब्द जिस 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 देश ने पूरी दुनिया को सिखाया, मैं उस धरती का वासी हूँ। ये बात उन्होंने वहाँ पर कही थी और कहा था कि हम न केवल एक वैश्विक सहिष्णुता यानी यूनिवर्सल टॉलरेंस में विश्वास करते हैं, बल्कि ये मानते हैं कि सारे धर्म सत्य हैं, यानी कोई भी धर्म किसी से ऊँचा नहीं है और मैं उस देश से आता हूँ जिसने शेल्टर किया और पर्सिक्यूट किया सारे रिफ्यूजीज़ को, सारे धर्म और सारे देश की इस धरती पर। So he began his deliver lectures at various places in US and UK and become the messenger of Indian wisdom and the Western world. इस वजह से जब वो ये सारी बातें कह रहे थे और दुनिया को इंडियन विजडम से परिचित करवा रहे थे, तब पूरी दुनिया को पता लगा था कि वेस्टर्न वर्ल्ड में के देशों को और उन्होंने बहुत देर तक स्वामी विवेकानंद को एडमायर किया था। उन्होंने सेक्रेटेरियनिज़्म, बाइगॉटरी और हॉरिबल डिस्टेंसेंस, फैंटेसिज़्म इन सब के बारे में बात कही थी और लोगों को कहा था कि टू अचीव अ डिविनिटी ऑफ द सोल थ्रू सेल्फलेस वर्क, यानी एक ऐसा काम कीजिए जिसमें आपका आपका हित ना जुड़ा हो, है ना? यानी सेल्फलेस वर्क आपको करना चाहिए, तभी आप आपकी आपकी आत्मा को डिविनिटी प्राप्त हो सकती है। वर्शिप और मेंटल डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है और नेशनलिज़्म को उन्होंने इसी सोशल वर्क और सेल्फलेस वर्क के साथ जोड़ कर देखा था। और उन्होंने कहा था कि नेशनलिस्ट जो होंगे वो इसी तरीके से काम करेंगे तभी वो सच्चे देशभक्त कहलाएँगे और उन्होंने कहा था अराइज़, अवेक एंड स्टॉप, यानी उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते, जब तक आप उन तक पहुँच नहीं जाते। और ये बहुत ही फेमस कोट है उनका, है ना? तो उनकी टीचिंग्स जितनी थी, वो सभी डिविज़न, पॉलिटिकल और रिलिजियस एफिलिएशंस को पार करती हुई एक तरीके से एक ही सत्य पर पहुँचती थी कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो हर रिलिजन और हर चीज़ के कोर में होती है और अगर आप उसको प्राप्त करते हैं, तो उसको प्राप्त करने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, जिसमें सेल्फलेस वर्क करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि सोशल वर्क आप ऐसे कीजिए जिसमें आपका हित ना हो। उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि हमारा जो कल्चर है, वो बहुत ही रिच मोज़ेक है जिसमें हिंदू, मुस्लिम और बाकी एलिमेंट सारे घुल-मिल कर काम करते हैं। यानी आपके पास ऐसे रंगों की एक टोकरी है, एक ऐसे फूलों की टोकरी है जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम और सभी तरह के धर्म और जातियों का एक तरीके से गुलदस्ता है आपका देश। उन्होंने इस बात को कहा था यानी आप देखें तो उन्होंने किसी धर्म को किसी से ऊपर नहीं माना और सबके कोर में स्पिरिचुअलिटी की बात कही थी। आई आल्सो बिलीव दैट हिंदू एंड द मुस्लिम्स हैव सर्टेन थिंग्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, यानी आप एक-दूसरे से कुछ ना कुछ सीखिए, है ना? यानी कि ये नहीं है कि इट्स नॉट मेयरली दैट बेटर हिंदूज़ एंड बेटर मुस्लिम्स, है ना? यू शुड नॉट मेक देम, यू शुड नॉट टीच समबडी दैट वी आर बेटर देन them or they are better than us. But what is more important that we should become a better human. That's why Hindus and Muslims have certain things to learn from each other. That is the core of our culture. And the four pillars of nationalism, according to Swami Vivekananda, was this consciousness and pride in the ancient glory of India. अपने देश के संस्कृति पर, है ना? आपको गर्व होना चाहिए, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। आपको अपने एथिकल यानी फिज़िकल स्ट्रेंथ और मोरल स्ट्रेंथ को डेवलप करना चाहिए। आपकी शारीरिक क्षमता और आपकी नैतिक क्षमताएँ क्या हैं? अगर आप उसका विकास करते हैं, तो आप वो नेशनलिज़्म का 4 पिलर्स में से दूसरा पिलर्स है। अवेकनिंग ऑफ मासेस यानी लोगों को जगाइए, जागृत कीजिए। जब तक जागरूकता नहीं होगी, तब तक आप किस बात के नेशनलिज़्म की बात करते हैं? देन यूनिटी बेस्ड ऑन कॉमन स्पिरिचुअल आइडियाज़। ऐसे स्पिरिचुअल आइडियाज़ को लेकर आइए जो कि कॉमन हो सभी धर्मों में, यानी कॉमन स्पिरिचुअल आइडियाज़ जो हैं, वो काम करेंगे। तो ये सारी बातें जब स्वामी विवेकानंद ने कहीं, तब लोगों को लगा कि हाँ, कोई मतलब इस तरह की बात कह रहा है और लोगों ने उनकी बातों को हर पॉलिटिकल पार्टी ने, हर आदमी ने अपने-अपने तरीके से खोजने की कोशिश की और उन्होंने
अपने संघर्ष के दिनों को स्वामी विवेकानंद ने याद करते हुए बताया कि वो किस तरीके से कहाँ तक पहुँचे हैं और उसके लिए उन्होंने हमेशा सेल्फलेस वर्क किया, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश की, लोगों से सवाल पूछे, उन सवालों के हल तलाशे, अलग-अलग सोसाइटीज़ में जाके तलाशे और उन्होंने हमेशा कहा कि सभी धर्म एक ही तत्व में विलीन होने की बात करते हैं, यानी धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस, है ना? तो उन्होंने इस तरीके से कहा। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र वो होता है यानी एक नेशन वो होता है जो ईस्ट की वैल्यूज़ को ले, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छी एक बात बता रहा हूँ। ईस्ट की वैल्यूज़ और वेस्ट का साइंटिफिक इनोवेशन यानी वेस्ट का साइंस और ईस्ट की वैल्यूज़, इन दोनों को मिलाकर जो बने, वो राष्ट्र है, वो नेशन है। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय अगर कोई ये बोल रहा है कि ईस्ट और वेस्ट का संगम होना चाहिए और उसके लिए पर्याप्त जगह हमारे पास है अगर हम सोचें और इसके लिए मुझे कुछ ऐसे युवाओं की ज़रूरत है, जो कि इन चीज़ों को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस और रिलीजन की बात कर सके और अपने वैल्यूज़ के साथ-साथ वेस्टर्न वर्ल्ड के साइंस को मिला सके। इन दोनों को जो मिलाए, तब हम एक बेहतर राष्ट्र बन सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने विचारों को सबके सामने रखा और एक बहुत ज़रूरी बात ये कही कि जो हमारा आध्यात्म है ना? उसकी आप वकालत भूखे पेट या फिर निरक्षर होकर नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आपका पेट भूखा है और आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो उस अंधकार में, उस अंधेरे में कोई भी अ अ, अध्यात्म, कोई भी स्पिरिचुअलिटी पनप नहीं सकती। तो उन्होंने इसलिए इन दोनों चीज़ों पर ज़ोर दिया कि सेल्फ रिलायंस होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन एजुकेशन भी उतनी ज़रूरी है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत से लोगों की आलोचना भी की और बहुत से लोगों के विचारों को अपनाया भी। तो ये थी पूरी की पूरी बात स्वामी विवेकानंद की केवल 39 साल जिए, 39 इयर्स और ऐसे जिए कि आज तक हम उनके बारे में बात करते हैं, है ना? तो बाबू मोशाय ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए और बड़ी ज़िंदगी थी स्वामी विवेकानंद की। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी आज स्वामी विवेकानंद के बारे में। 12th जनवरी आज उनका है बर्थ एनिवर्सरी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और आपके लिए मेरा एक सवाल कि किसने उन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था? उस शख्स का नाम क्या है? वो कौन से पॉलिटिकल राजनेता थे या फिर वो कौन-से शख्स थे? Who was the person who said that Vivekanand is the maker of modern India? प्लीज डू टेल मी एंड डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप अपने आंसर्स वहां दे सकते हैं और कोई सुझाव हो, कोई एडवाइस हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाहर निकल रहे हैं तो प्लीज, मैं फिर बोल रहा हूँ, बाहर मत निकलिए। निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों को सैनिटाइज जरूर करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।